दरअसल आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ओबीसी मामले को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब 10 दलों के एक सर्वदलीय समिति 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा से मंत्री जनक राम और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने आज शनिवार को एक बार फिर दोहराया है कि एक बार इसको करा लेना चाहिए और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी इसकी मांग हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि अगर केंद्र जातिगत जनगणना पर सहमति नहीं देता है तो आपका क्या रुख होगा, तब उन्होंने जवाब दिया कि यह बात की बात है सब, और इस पर सभी विचार करेंगे बाद में और इसके बाद फैसला लिया जाएगा। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी थी एक जानकारी जिसपे कहा गया था कि जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा था। प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए 23 अगस्त का समय दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परसों समय दिया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 बजे दिन में, तो उनसे ये पूरा का पूरा डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी और पुनः भी भेज दिया गया है। सभी पार्टियों के 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं, यहाँ के जितने लोग हैं जो विधानसभा विधान परिषद में 10 पार्टियां हैं उन्हीं 10 पार्टी के प्रतिनिधि सब जा रहे हैं। 2 विषय पर बातचीत के बारे में कहा जा रहा है कि या तो आप केंद्र सरकार से चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और नहीं तो फिर बिहार अपने स्तर से करे। नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे। वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे, तो लेकिन पहली बात तो यही कहनी जाकर के कहेंगे। अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो सर बिहार सरकार तैयार है सर अपने से क्या चीज के लिए खुद से कराने को लेकर के आप लोग तैयार हैं? किसी अगर ऐसी परिस्थितियां होती है सर केंद्र सरकार तैयार नहीं होता है तो क्या? नहीं, वो तो उसके बाद में सब किया जाएगा। तुम पहले भी बता चुके हैं। अगर मान लीजिए कि पूरे देश के लिए ये निर्णय नहीं होता है जाति आधारित कास्ट बेस्ड सेंसस का, तो उसके बाद तो सोचा जाएगा। जब यहाँ पर भी विचार है तो हम लोग उसको किस प्रकार से कर रहे हैं आपस में पूरी बातचीत करके कर सकते हैं, वो तो बात की चीज़ है। लेकिन अभी तो पूरी कोशिश होनी चाहिए। अगर पूरे देश के लिए ये हो जाता है कास्ट बेस्ड सेंसस जाति आधारित जनगणना, ये बहुत लाभदायक होगा। और आप जान लीजिए कि कहीं से भी पता कर लीजिए, हम तो मीडिया के लोगों से आग्रह करेंगे कि हर राज्य में ज़रा पूछ लीजिए, तो लोगों को पता चलेगा कि सब जगह लोगों की इच्छा है कि एक बार तो जरूर होना चाहिए, तो उससे ताकि पता चल जाए कि लोगों की कितनी आबादी है और सभी प्रकार के लोगों के विकास के लिए क्या करना है और बेहतर ढंग से उसको किया जा सकता है। तो एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ये हम लोगों की राय है। हम लोग तो ये अनुरोध करेंगे। तो जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब 10 दलों की एक सर्वदलीय समिति 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी और इसी प्रतिनिधिमंडल में भाजपा से मंत्री जनक राम और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से दोहराया है कि एक बार इस जनगणना को करा लेनी चाहिए और बिहार के अलावा भी अन्य राज्यों में भी इसकी मांग उठ रही है। और उनसे जब पूछा गया कि अगर केंद्र जातिगत जनगणना पर सहमति नहीं देता है तो आपका क्या रुख होगा, तब उन्होंने जवाब दिया कि यह बात की बात है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू से नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी, जिस तरीके से अब ये 23 अगस्त को आपको समय मिल गया है, 10 दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और जातिगत जनगणना के आधार पर उस पर चर्चा होगी। क्या लगता है कि जातिगत जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान जाएंगे? मनोज जी, चलिए आवाज नहीं मिल पा रही शायद। तो लगातार जिस तरीके से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के आवाज उठ रही थी बिहार में, और लगातार इसका अगर जिक्र किया जाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो वो भी आवाज उठाते रहे। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको?
चलिए, आवाज़ नहीं मिल पा रही है, शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के लगातार जिस तरीके से आवाज़ उठती रही है और नीतीश कुमार भी लगातार इसको लेकर के अपने बयान देते रहे हैं और एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने इसको लेकर के बयान दिया है। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब समय मांगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो उसके बाद उन्हें समय नहीं मिला था और उसी को लेकर के तमाम सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने तंज भी कसा था। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से समय मांगा गया है क्योंकि और उन्हें समय नहीं मिला, लेकिन अब 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का समय मिला है और इस समय जो मांगा गया है उसमें आपको बता दें कि जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों के एक सर्वदलीय समिति जाएगी दिल्ली और 23 अगस्त को ये सर्वदलीय दल जाएगा। और एक बार और आपको सुनाएंगे कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से बयान दिया है। परसों समय दिया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 बजे दिन में, तो उनसे ये पूरा का पूरा डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी और पुनः भी भेज दिया गया है सभी पार्टियों के। 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं, यहाँ के जितने लोग हैं जो विधानसभा विधान परिषद में 10 पार्टियां हैं, उन्हीं 10 पार्टी के प्रतिनिधि सब जा रहे हैं। 2 विषय पर बातचीत के बारे में कहा जा रहा है कि या तो आप केंद्र सरकार से चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और नहीं तो फिर बिहार अपने स्तर से करे। नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे। वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे, तो लेकिन पहली बात तो यही करनी सर, जाकर के कहेंगे। अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो सर क्या बिहार सरकार तैयार है सर अपने से क्या चीज़ के लिए? खुद से कराने को लेकर के आप लोग तैयार हैं? किसी अगर ऐसी परिस्थितियां होती है सर केंद्र सरकार तैयार नहीं होता है तो क्या? नहीं, वो तो उसके बाद में ही सब किया जाएगा। तुम पहले भी बता चुके हैं। अगर मान लीजिए कि पूरे देश के लिए ये निर्णय नहीं होता है जाति आधारित कास्ट बेस्ड सेंसस का, तो उसके बाद तो सोचा जाएगा। जब यहाँ पर भी विचार है तो हम लोग उसको किस प्रकार से कर रहे हैं आपस में पूरी बातचीत करके कर सकते हैं, वो तो बात की चीज़ है। लेकिन अभी तो पूरी कोशिश होनी चाहिए। अगर पूरे देश के लिए ये हो जाता है कास्ट बेस्ड सेंसस, जाति आधारित जनगणना, ये बहुत लाभदायक होगा। और आप जान लीजिए कि कहीं से भी पता कर लीजिए, हम तो मीडिया के लोगों से आग्रह करेंगे कि हर राज्य में ज़रा पूछ लीजिए, तो लोगों को पता चलेगा कि सब जगह लोगों की इच्छा है कि एक बार तो जरूर होना चाहिए, तो उससे ताकि पता चल जाए कि लोगों की कितनी आबादी है और सभी प्रकार के लोगों के विकास के लिए क्या करना है और बेहतर ढंग से उसको किया जा सकता है। तो एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ये हम लोगों की राय है। हम लोग तो ये अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार जरूर। और इसी चर्चे पर हमारे साथ अजेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी से आप हैं। अजेंद्र जी, जिस तरीके से अब समय दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, 10 दल की टीम 23 तारीख को पहुंच रहे हैं और मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार मांग उठ रही है, और अब क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान जाएगी इस जातिगत जनगणना को लेकर? देखिए, एक जातीय जनगणना है, सभी पार्टी का कुछ अलग राय है। भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, इन्होंने एक अलग स्टैंड रखा है। इन्होंने कहा है सर्वदलीय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक बिहार के लोग जाके मिलेंगे, ये अच्छी बात है, पहल होनी चाहिए। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी का अब 23 के बाद जब मिलेंगे उसके बाद क्या आता है? अभी तो प्रधानमंत्री जी जातीय का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब जात के ऊपर उठकर काम करना है, केवल जातीय जनगणना से क्या हो जाएगा। और मेरा है कि जात पात की अब छोड़कर कुछ ऊपर की राजनीति किया जाए, देश के विकास के किया जाए, और फिर हम लोग जात पर ही आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो भला हो सबका हो, जात के आधार पर क्यों? और यदि प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, मिलने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी काम चल रहा है उसमें तो उनका एक अलग है कि जात छोड़कर जमात की राजनीति होनी चाहिए, और इसमें सब लोगों को विचार कर एक मुद्दा पर आना चाहिए कि कहीं न कहीं जब देश की किस चीज में भलाई हो, कहीं न कहीं हम लोग फिर जात के आधार पर इस देश को तोड़ने का कहीं प्रयास कर रहे हैं।
विकास सबकी होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो बात कही है, आपकी बात को हम आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले चलेंगे सीधे मनु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, आपने सुना कि अजेंद्र जी अभी कह रहे हैं कि जाति से ऊपर उठ करके हमें काम करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की जो कि केंद्र में सरकार है उनकी यही मंशा है कि जाति अब बहुत दूर बहुत पीछे हो गया है। अब जातिगत जनगणना को छोड़िए आप, और आप लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी है। देखिए, हम मांग नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत दूर क्या चली गई है, कोई बहुत दूर नहीं चली गई है। भाजपा ये घोषणा कर ले कि हम पटना से किसी यादव को खड़ा करेंगे, पटना से किसी बनिया को हम खड़ा करेंगे, दीघा विधानसभा क्षेत्र और बाकी विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम को खड़ा करेंगे, तो जातिगत नहीं है। जब टिकट बांटने में हम जातिगत को देखते हैं, किसी को भी दिया जाता है, राज्यसभा हो विधान परिषद हो, वो भेजने के समय हम पूरे जातीय समीकरण को देखते हैं। पार्टी के पदाधिकारी से जब हम घोषणा करते हैं तो हम जातीय समीकरण को देखते हैं, तो फिर जातिगत जनगणना में क्या परेशानी है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। हमें विश्वास है कि इस बात को बिहार का जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, जिसमें भाजपा भी शामिल है, प्रधानमंत्री जी को इन बातों से अवगत। तो अजेंद्र शर्मा जी, आप जिस तरीके से अभी ये बात कह रहे थे कि जाति से ऊपर उठ करके काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो खुद अपनी जाति बताने में पीछे नहीं छूटते हैं। वो खुद अपनी जाति बता देते हैं कि वो किस जाति से हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जात की अब ऊपर किसी भी पार्टी, जो अभी हमारे जेडीयू के भाई बोल रहे थे, तो जात की कहाँ हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के नीतीश कुमार जी भी बोले कि जात की नहीं जमात की राजनीति होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि जात नहीं अब जमात की राजनीति होनी चाहिए, बोले हैं। हम लोग सहमत है, होनी चाहिए। मगर कहीं न कहीं मुझे लगता है पार्टी का स्टैंड है, ऐसा नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब समय लिए हैं तो बिहार के एक सर्वदलीय दल जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी समय दिए हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो बैठ के उसके बाद बात करेंगे। तो मगर कहीं न कहीं मुझे लगता है, चलिए, आप मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आपको सुनाते हैं। दरअसल 2019 के दौरान जब मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यह तंज कसा था जाति को लेकर के कि वो अपनी जाति गलत बता रहे हैं, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, सुनिए। पहले आपको मायावती को सुनवाते हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को सुनाते हैं। पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है। मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है, पूरे देश को अगड़ा बनाना है। लेकिन भाइयों बहनों, जब आप अगड़े पिछड़े की बात कर रही हो, मेरी जाति को लेकर के प्रमाण पत्र बांट रहे हो, जो खेल मैंने कभी खेला नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, मेरी जाति अति। अजेंद्र जी, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दरअसल आपको बता दें कि ये 27 जुलाई का, ये जो 27 अप्रैल 2019 का ये बयान है उनका खुद का, वो अपनी खुद जाति बता रहे हैं कि वो पिछड़े नहीं, अति पिछड़े से आते हैं, और आप कह रहे हैं जाति नहीं अब जमात पर राजनीति करेंगे। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री खुद बोले हैं कि हम बोल न रहे, बोलवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें पिछड़ा नहीं अगड़ा करना। इसका मतलब ये नहीं है, आप जब मुझे भी कभी इस चीज को कहेंगे कि आप कौन है, तो मुझे भी बताना पड़ेगा। मुझे 10 बार किसी पर हम पर भी करेंगे कि अजेंद्र शर्मा जी आप कौन है, क्या है, तो निश्चित रूप से कहने में हमें क्या दिक्कत है। मगर हम राजनीति जात की नहीं करें। हमें जब पूछिएगा, जात पूछिएगा, तो कभी न कभी निश्चित है कि मुझे भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जात की राजनीति कर रहे हैं। मगर जब आपसे हम पूछेगा कि आप बताएंगे, आप ये बात बताएंगे कि हमने इतने ओबीसी मंत्री बनाए हैं, आप इसकी होर्डिंग लगवाएंगे, बैनर छपवा देंगे, आप इतने दलित मंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं, इसको बता देंगे। ये जातिगत आधारित नहीं है। आप क्या जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? आपको ये क्या बताने की जरूरत है कि हमने इतने ओबीसी मंत्री और इतने दलित मंत्री हमने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं? नहीं, शामिल किए तो किए, आप लोग कह रहे हैं, हम नहीं करें। हमने तो ये कहा कि हमने सबका विकास का योजना बनाया।
अभी प्रधानमंत्री का जो आप ऑडियो सुना रहे थे, उन्हें कहे कि जो पिछड़ा को हमको अगड़ा बनाना है। उन्होंने तो कहा मगर हम जिसको जो दे रहे हैं तो उसमें कहने में क्या दिखाई, मगर जात के कह के नहीं कर रहे हैं कि हम इस जात को बना रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि जो नीचे तबके के जो भी लोग हैं उसको हमको ऊपर लाना है। हमें जात ही कहाँ करें, केवल जात थोड़ी करें कि इस जात से ही हम बना रहे हैं। निश्चित एक कहना है कि एक देश में एक सर्वधर्म हो, सभी का विकास हो, वगड़ा हो, पिछड़ा सब एक मिलके। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप देख रहे होंगे पूरे देश में सभी जाति के लोग वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि जात के आधार पर उसमें कहीं नहीं कोई देता है, सभी लोग मिलकर देश के सब देते हैं। तो फिर हम किसी एक का चर्चा क्यों करें। ठीक मनोज जी, ठीक है मनोज जी, जातिवाद का विरोध हमेशा से होता रहा है। अभी सदन में ओबीसी का बिल पारित हुआ, पेश हुआ, उस दौरान किसी भी सांसद ने उसका विरोध नहीं किया। अगर जातिवाद का आप विरोध कर रहे हैं तो ये क्या ओबीसी, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, क्या सामान्य? देखिए, मैंने कहा कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, जब आप आएंगे राजनीतिक में या और कोई सवालों पर, तो आप जरूर जाति को देखते हैं। बिना जाति को देखे हुए कोई काम आज तक नहीं होता है। आज है उत्तर प्रदेश में चुनाव, तो वहाँ घोषणा कर रहे किसी मुस्लिम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी दलित को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ का समीकरण और भाजपा का समीकरण जिस हिसाब से है उसी हिसाब से चलता है। तो आप अमरिंदर जी ठीक है, अपने पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज से कोई नहीं इनकार कर सकता है कि बिना जातीय गणित को आगे बढ़ाए हम राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं या कोई हो सकते हैं। इसीलिए मैं इनको नहीं मानता हूं। और आज के परिस्थिति में या पुराना या आजादी के बाद से ही ये स्थिति चली आ रही है। सभी लोग जातीय गणित पर ही राजनीति करते हैं और ये जातीय गणित पीछा कुचना कहीं से कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं तो किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर देना, तब न हो जाएगा कि जाति का विहीन का ये सवाल उठता है। क्या भाजपा में ये दलित लीडर नहीं है क्या उनके पास उनकी जो कैपेसिटी है वो उनके दूसरे से कम है क्या? बहुत है, लेकिन ये नहीं होता है। जिस तरह की बयार बह रही है उसी तरह के बयार के पीछे हमें जाना पड़ता है और हम जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से इस बैठक में आपको कुछ आपकी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये कह रहे हैं कि अब जातिगत जनगणना जरूरी है, और मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी बना लिया है, पूरा मूड बना लिया है कि अगर केंद्र सरकार की इसकी इजाजत नहीं देती है तो राज्य में वो कराने की बात कर रहे हैं कि वो राज्य में जातिगत आधारित जनगणना कराएंगे। देखिए, ये तो सभी मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार है और इस बार बिहार में जातिगत जनगणना कराने का मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। लेकिन वो केंद्र की ये मंशा है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि ये काम पूरे देश के पैमाने पर हो, सभी जगह की स्थिति स्पष्ट हो। अगर केंद्र सरकार मुख्यमंत्री जी के इस बातों को नहीं मानेगी तो मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र है, तो बिहार में जातीय जनगणना करा सकते हैं। उसमें तो कराने में उसमें तो केंद्र सरकार कोई आपत्ति नहीं दर्ज कर सकती है। सरकार का अपना काम है करने का, वो अपना काम करेगी, विधानसभा से पास कराएगी, उसके बाद जातीय जनगणना कराएगी। इसीलिए जातीय जनगणना तो बिहार में होना चाहिए, लेकिन हमारी मंशा है कि पूरे देश की जातीय जनगणना सामने आए। जिस तरह से आज जातीय नेता गिनती स्थिति राजनीति में 2% है, आज अपने को 8% बताकर जो वोटों का बंटवारा करके, सीटों का बंटवारा करके एक नया आयाम खींच रहे हैं, उनके मुंह पर करारा टमाटर लगे। और ये करारा टमाटर तभी लगेगा जब जातीय जनगणना होगी, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है किसी भी दल में, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, जो भी दल हो, कि उसके यहाँ जब टिकट का बंटवारा होता है तो जातीय गणित के ही आधार पर होता है, बिना जातीय गणित के आधार पर नहीं होता है।
ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पर जातीय नहीं है। संजय जायसवाल जी हमारे भाजपा के अध्यक्ष हैं और वो बेतिया से सांसद हैं, तो क्या उनको पटना से टिकट या जहानाबाद से टिकट पे भाजपा दे सकती है? कभी नहीं दे सकती है, क्योंकि वहाँ उनका वोट बैंक नहीं है। उनका वोट बैंक बेतिया में है। जिस समाज से वो जाते हैं उनकी संख्या वहाँ है, इसीलिए वहाँ उनको टिकट देती है। बिल्कुल ये ठीक कोई नई बात थोड़ा है, ये तो पुरानी बात चल रही है और इससे नहीं इनकार किया जा सकता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बिहार का पटमंडल जा रहा है उसकी बात को सुनेंगे और वहाँ पर वह जरूर जातीय जनगणना कराने का निर्णय लेंगे। अजेंद्र शर्मा जी, आपने सुनी कि मनोज मनु जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात वो कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा सभी राजनीतिक दल करते भी हैं कि भाई जाति के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा किसका बाहुल्य क्षेत्र है और उसी हिसाब से अपना कैंडिडेट को, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, प्रत्येक चुनावों में उसी हिसाब से प्रत्येक दल अपने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारती हैं। तो अगर कैंडिडेट को मैदान में जातिगत आधार पर उतार सकती हैं ये दल, तो जातिगत जनगणना में दिक्कत कहां पर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को? दूसरा सवाल कि अगर अजेंद्र शर्मा जी एक सवाल और ले लीजिए, क्योंकि मनोज मनु जी ने बड़ा सवाल उठाया है कि अगर मान लीजिए नहीं कराती है तो बिहार सरकार तो कराएगी, तब तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की राहें अलग अलग हो जाएंगी, जुदा हो जाएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय। ये हम लोग भाजपा जदयू के किसी मुद्दे पे हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। नहीं, कहीं न कहीं कुछ भी होगा तो जब गठबंधन की सरकार है तो निर्णय भी बराबर ही होगा, मगर कहीं न कहीं स्टेट का मैटर है और केंद्र की बात है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मगर प्रधानमंत्री जी भी कहीं न कहीं अपनी स्पष्टता जाहिर करेंगे कि देश में क्या होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा थोड़ी है कि केवल एक स्टेट में हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि स्टेट का जनगणना केवल जातीय आधार पर नहीं होगा। जनगणना जब भी होता है तो हमको लगता है कि पूरे देश की योजना होगा, अलग नहीं होगा। माने मेरा जो समझ है, अभी जानकारी है। और कहीं न कहीं यदि ये भी हो जाए कि स्टेट स्वतंत्र है तो अपना करवाने का अपना मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, मगर कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है तो कहीं न कहीं एक सर्वदलीय हो रहा है। इस चलते भाजपा जदयू इसे ऐसा नहीं है कि किसी मान के स्टैंड पे अलग हो जाएंगे। हम लोगों की गठबंधन की सरकार है। मगर मेरे भाई बोल रहे थे कि जहानाबाद से कौन लड़ जाएगा, तो अभी तो ठीक है जदयू का ही सीट है, मगर हमारे देखिए वहाँ चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी जीते हुए हैं। वहाँ तो भूमिहार का सीट भूमिहार लड़ता था, तो क्या चंद्रवंशी जी क्यों जीत गए? उनको सभी दलों ने वोट दिया, सभी जात के लोगों ने वोट दिया। अभी रामकृपाल जी पटना ग्रामीण से लड़ते हैं, तो क्या केवल वहाँ एक ही जाति का वोट है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं, लेकिन इस बात से आप मुकर नहीं सकते अजेंद्र जी कि सभी राजनीतिक दल इस बात को बाकायदा देखते हैं और आंकते भी हैं कि आखिर कौन सा जाति के लोग इधर इस बाहुल्य क्षेत्र है और उसी हिसाब से अपना कैंडिडेट को उतारते हैं। वो केवल बीजेपी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी दलों का जिक्र कर रहा हूँ। जी, ठीक बात है। जात के आधार पे नहीं होता है, अपना वोट की राजनीति होता है। वोट का एक, जैसे भाजपा जदयू की गठबंधन की सरकार है तो हम गठबंधन को देखते हैं कि किस दोनों के कितना परसेंट जोड़ने पे हमारा वोट कितना आता है, परसेंट के आधार पे होता है। ऐसा नहीं कि केवल जाति ही पे होता। जैसे जात से ही होता तो केवल बिहार में एक ही सीट था जो गिरिराज से नहीं। तो समझ में नहीं आ रहा, जब भारतीय जनता पार्टी ये गिना सकती है कि हमने इतने ओबीसी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जब ये ये काउंटिंग दे सकती है तो जनगणना क्यों नहीं करा सकती? बात ये नहीं समझ में आ रही। देखिए, जनगणना की अलग प्रक्रिया हम यहाँ कर रहे हैं। हमने तो सबका विकास क्या किया? केवल जातीय जनगणना से क्या हो जाएगा? जातीय केवल जनगणना हो जाए तो जात के आधार पर ऐसा थोड़ी है कि सब जात को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि जात की ही बात कर रहे हैं तो केवल एक जात को फायदा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि कहीं न कहीं दूसरे जात को भी होगा, तो मगर जात के आधार पर कहीं सीट आवंटन होता है क्या? जात के आधार पर सीट नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी को कह देंगे कि आपका 30% है तो इतना सीट हो जाएगा, 5% है तो इतना रहेगा। अभी तो देखिए सब दल में जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता की है। जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है तो कहीं न कहीं उससे मिलता है। अभी तो ही हम बता रहे हैं कि जदयू से भी सीट से जहानाबाद सीट की जब चर्चा की इन्होंने, तो जहानाबाद से हमने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को जिताए हैं। तो क्या वो वहाँ कौन वोट दिया? यदि आप कहते हैं तो जहानाबाद से भूमिहारों का वहाँ सीट माना जाता था, भूमिहार ही एमपी लड़ता था, तो क्या भूमिहार ने वोट नहीं दिया? वहाँ से जीते ना, जदयू के सीट ही रामकृपाल जी यहाँ पटना ग्रामीण से जीते। तो सब लोगों ने, अब इसके आधार पे यदि बांट दीजिएगा
तो कहीं न कहीं जो मेरी समझ है कि इसमें और दूरी बढ़ेगा। हम लोग सब मिल एक अजेंद्र जी, ठीक है अजेंद्र जी, बात आपकी समझ में नहीं आ रही। दरअसल आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी पहले आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कहीं होर्डिंग नहीं लगा रही है कि हमने इतने मंत्रिमंडल में ओबीसी को शामिल किया, ऐसे किया वैसे किया। मैं कह रहा हूं आपके नेता सदन तक में बयान तक दे रहे हैं। सुनाता हूं सुशील मोदी का बयान, आप खुद सुनिए। आपके नेता किस तरीके से सदन में ये बता रहे हैं कि हमने कितने लोगों को शामिल किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो नए मंत्री परिषद का गठन किया, उसमें 27% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देने का काम कि नरेंद्र मोदी। अजेंद्र जी, आपने सुना होगा जी 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 कि 27% से ज्यादा आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है ओबीसी वर्ग के लोगों को। देखिए, जो काम चल रहा है, जो भी हम काम करेंगे, हाँ। ऐसा ही नहीं है कि केवल यही काम कर रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम कर रहा है वो काम की चर्चा करेगा। कहीं जात से हम थोड़िए जा रहे हैं, मगर जिसका यदि मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिए हैं। अरे भाई, तो सभी मंत्री बने हैं, सभी मंत्री हैं, आप जाति क्यों बता रहे हैं कि हमने इतने ओबीसी शामिल किया, इतने दलित शामिल किया? अरे आप बताइए ना कि हमने मंत्रिमंडल में इतने लोगों को शामिल किया है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत साफ है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा हुआ है फलाने के ऊपर। आप ऐसा बताइए ना। आप जाति का आधार देकर के क्या बताना चाहते हैं भाई? आप जाति की जनगणना से भाग रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हमने इतने % ओबीसी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। आप कह रहे हैं कि जाति से ऊपर राजनीति हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आप ये बताइए कि हमने इस व्यक्ति को शामिल किया, बहुत साफ सुथरा व्यक्ति है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत विकासशील व्यक्ति है, हमने इसलिए इसको मंत्रिमंडल में शामिल किया। किस जाति से है उससे क्या मतलब आपको? आप ये क्यों चीख रहे हैं? आप ये क्यों होर्डिंग लगा रहे हैं? आप सदन में क्यों ये बयान दे रहे हैं? कि जब मेरे मंत्रिमंडल में नए मंत्री आएंगे तो कोई भी जब मंत्री बनता है तो अपना प्रचार भी करता है। जब हम मंत्री बना रहे हैं, किसी भी जात का हो, मंत्री बनने के बाद कुछ भी होता है तो अपना प्रचार प्रसार करता ही है। ऐसा नहीं कि प्रचार प्रसार करने से केवल हम जातीय का ही कर रहे हैं, मगर निश्चित रूप से है कि जो बनेगा वो अपना प्रचार करेगा। हमने तो सबका प्रतिनिधित्व दिया है, तो प्रतिनिधित्व केवल जात के आधार पे इसको मान के कर रहे हैं कि हम ओबीसी जात के आधार पे ही नहीं, जिसका जो मेरे पार्टी में जो भी लोग हैं तो मैंने उसको बनाया। अब माननीय निश्चित एकदम आपको हम आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं देश का जो विकास हो रहा है वो जाति से ऊपर उठ का काम हो रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए हो रहा है। इसमें अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच का भेदभाव बिना किए हुए चल रहा है। और निश्चित ही रूप से जो आप कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो 23 की बैठक है, बैठक के बाद निश्चित ही इस पर कहीं न कहीं सहमति बनेगा और इसमें देश में कहीं जो देश का भला हो वही निर्णय होगा। मनोज जी, आपने सुना अजेंद्र जी का साफ तौर पर यह मानना है कि प्रधानमंत्री जी मना ले जाएंगे नीतीश कुमार जी को और वो इस बात को मान जाएंगे कि जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर हमने कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया है, लेकिन अजेंद्र जी ने जो बातों कहा, अभी उन्होंने रामकृपाल यादव जी को पटना ग्रामीण की बात कर रहे थे, तो उनको जानकारी रखना चाहिए कि पटना पाटलिपुत्रा जो पटना ग्रामीण जिससे वो बता रहे थे, लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या यादवों की वोटर है वहाँ, इसीलिए वहाँ रामकृपाल यादव जी को दिया गया। वहाँ संजय जायसवाल जी को नहीं भाजपा दे सकती है। चलिए खैर, वही बात आप फिर से एक बार कह रहे हैं। अजेंद्र शर्मा जी और मनोज जी, आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर क्या होगा कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार आवाज उठ रही है और 10 दलों के नेता 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। तो जातिगत जनगणना को लेकर के 23 अगस्त को 10 दलों के नेता मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और ये मुलाकात जो होगी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी, जिसमें 10 दलों के एक सर्वदलीय समिति जाएगी और 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सर्वदलीय जो टीम होगी वो मुलाकात करेगी। और इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा से मंत्री जनक राम और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि इस जनगणना को यानी जातिगत जनगणना को एक बार करा लेना चाहिए और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी इसकी मांग हो रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने ये बात कही है और उनसे जब ये पूछा गया कि अगर केंद्र जातिगत जनगणना पर सहमति नहीं देता है
तो आपका क्या रुख होगा। उन्होंने कहा कि यह बाद की बात है और तब सभी से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा। और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जातिगत जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा था। प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए अब हालांकि 23 अगस्त को समय दे दिया है, क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से समय देने में काफ़ी लंबा वक्त लगा, और अब नीतीश कुमार ने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विपिन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी। क्या लगता है कि 23 अगस्त को अब समय मिल गया है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से? क्या लगता है कि बात बनेगी, नीतीश कुमार को समझा ले जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर वो अपनी मांग को लेकर के अडिग रहेंगे? योगेश जी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत मायने रखते हैं और ये भली भांति प्रधानमंत्री भी समझते हैं और उनके सलाहकार भी समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गठबंधन में थे, अगर आप हरसिमरत कौर बादल जी की बात करें कि कैसे शिरोमणि अकाली दल अलग हुई भाजपा से, एनडीए से, और किसान आंदोलन को लेकर, किसान कानूनों को लेकर, उसके बाद देखिए फिरस्त लंबी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे वक्त में कि जब नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार पुराने कद्दावर नेता हैं जो जिनकी अहमियत सबको पता है, और अगर आप 2024 के चुनाव की बात करें, अगर ऐसी नौबत किसी कारणवश नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं या किसी बात को लेकर आपस में रजामंदी नहीं होती, तो वहां पर विपक्ष अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की तरह इनको खड़ा करा जाए विपक्ष की तरफ से। क्योंकि यहाँ पर मोदी वर्सेस ऑल होने वाला है, मोदी बनाम सारा विपक्ष 2024 में। तो वहां पर अभी क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं है, कहने के लिए बड़े सब लोग आगे उम्मीदवार बन रहे हैं कि राहुल गांधी भी हैं, और उसके बाद आपने देखा कि कैसे थोड़े समय पहले ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात हुई नीतीश कुमार की। तो यहाँ पर देखिए हम लोग तो अटकलें लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्तमान परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार किसी भी बात को लेकर उनकी नाराजगी हो और उसके बाद ये मामला तूल पकड़े। क्योंकि आपको खुद पता है कि बिहार की राजनीति क्या है, बिहार की राजनीति, बिहार की क्या अहमियत है इस समय पूरे अगर देश की राजनीति के संदर्भ में बात करें। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, बात दरअसल एक समझ में नहीं आती है कि ये सभी राजनीतिक दल जातिगत को लेकर के अगर कहीं भी जातिवाद का मुद्दा आता है तो सभी हावी हो जाते हैं, सभी राजनीतिक दल हाथ खड़े कर देते हैं और पाक साफ बन जाते हैं कि जातिवाद मत फैलाइए, जातिवाद पर हम राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन जो देखने को मिलता है, सभी राजनीतिक दल बिल्कुल पूरी तरीके से जातिवाद में डूबे नजर आते हैं, क्योंकि सभी दलों के पास हर वर्ग के लोगों का मोर्चा है और हर वर्ग के लोगों के लिए एक नई टीम का गठन कर दिया जाता है और उसका नेतृत्व कमान संभालने के लिए किसी व्यक्ति को सामने खड़ा भी कर दिया जाता है। ओबीसी बिल का अगर जिक्र किया जाए तो संसद के अंदर किसी एक भी विपक्ष में खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा, और जातिवाद से सब कहते हैं कि जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आ रही है इंदुकान दीक्षित जी। ये जाहिर करता है कि हम जब एक व्यक्तिगत तौर पे बात आती है, जब अपने स्वार्थ की बात आती है, तो हमारे पूरे जीवन में कितना हमारे चरित्र में दोहरापन है, दोहरा चरित्र है कि हम बोलते कुछ हैं, तो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हम दिखाते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम बहुत राष्ट्र प्रेमी हैं, हम बहुत राष्ट्रभक्त हैं, हम समाज को आगे लेना चाहते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है, व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आती है, तो ये सब कुछ भूल करके हम वही बातें करते हैं जो आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, इवन 100 साल पहले किया करते थे। तो ये जो दोहरा चरित्र हमारे राष्ट्रीय जीवन में, सामाजिक जीवन में है, ये जब तक नहीं बदलेगा, आप इस ढंग के लोगों की नियति और नीति देखते रहेंगे। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। आप देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया था, शायद वो खुलेआम मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग होता है आमतौर पे कई बार, देखिए किसी भी अधिनियम का या कानून का दुरुपयोग होता है तो ये सभी मानते हैं प्रिंसिपली, सिद्धांततः, कि वो दुरुपयोग रुकना चाहिए।
चाहे वो SC/ST एक्ट का हो, चाहे आपके दहेज उत्पीड़न का केस हो, चाहे आजकल महिलाओं को लेकर जो एक्ट बने हैं, आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर उसका दुरुपयोग होने लगा है, क्योंकि उसमें कानून ऐसे बनाए गए हैं कि जिसपे एलिगेशन लगाया जाता है उसको अपना इनोसेंस प्रूव करना है, और जिसने एलिगेशन लगाया है उसको अपना पॉइंट प्रूफ करना जरूरी नहीं है। लॉ को बिल्कुल पलट दिया गया है, जबकि लॉ का, कानून का जो प्रिंसिपल होता है वो इसके अगेंस्ट होता है। किसी पे अगर कोई आरोप लगता है तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि जब तक वो आरोप उस पर साबित न हो तब तक वो उसको माना जाता है कि वो साफ सुथरा है और वो गलत नहीं है। लेकिन एक कुछ कानून हमारे देश में है जिसपे बिल्कुल, जिसपे एलिगेशन लगाया जाता है वो गलत भी एलिगेशन हो तो जब तक वो खुद अपने को इनोसेंट न प्रूव कर दे उसको गिल्टी घोषित कर दिया था समाज में, और हम मीडिया में उसको ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि ही हैज बीन फाउंड गिल्टी, कोर्ट उसको 10 साल बाद छोड़ देगा, लेकिन मीडिया प्रेजेंट करता है कि वो रेपिस्ट है, वो मर्डरर है, वो SC/ST एक्ट में दोषी पाया गया है। तो आप ये देखें कि जब इस तरह की बातें आती हैं, SC/ST एक्ट में केवल ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, कि इसका दुरुपयोग रुकना चाहिए और जब तक प्रॉपर जांच ना हो ऑफिशियल लेवल पे तब तक किसी की गिरफ्तारी ना हो। लेकिन इसके खिलाफ उस संवर्ग के लोगों ने राजनीतिक मंशा के तहत बड़े पैमाने पर पूरे देश में एक रोष जाहिर किया और सरकार बैक चेक कर गई। जो सामान्य देश की जनता है, जो नेशनलिस्ट है, जो देश का हित चाहती है, उसकी आवाज दब गई और कुछ लोगों के शोरगुल में जो न्याय संगत बात थी वो दब गई और पार्लियामेंट से एक मत से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंटरवेंशन के खिलाफ फिर से कानून के बारे में जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको हटाने की बात पारित हो गई। ये साबित करता है कि हमारा चरित्र देश के हित में नहीं, दोहरा चरित्र है, स्वार्थ से भरा हुआ है, राष्ट्रीय भावना से का जितना उसमें भाव होना चाहिए देश समाज को आगे ले जाने वाली, उसमें भारी कमी है। ठीक है, विपिन शर्मा जी आपके पास आएंगे। फिलहाल एक सवाल और इंदुकान जी से ले लेते हैं। इंदुकान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से भागना क्यों चाह रही है, क्यों भाग रही है? क्योंकि OBC बिल तो पेश कर दिया है, अब जनगणना पे क्यों नहीं आ रही है? देखिए, इसमें मेरा ये मानना है, मैं भारतीय जनता पार्टी को तो प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी जो देश का हित चाहता होगा वो इससे बचना चाहिए। कारण क्या है, आज देश में अगर गणना के पीछे ये कारण हो कि हम पता चले कि देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, कितने प्रतिशत ईसाई हैं, कितने प्रतिशत हिंदू हैं, कितने प्रतिशत सिख हैं, कितने उसमें हिंदू के अंदर कितने SC/ST हैं, कितने आपके बैकवर्ड हैं, तो ये क्या देश को जोड़ने की बात है कि तोड़ने की बात है? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम गणना करके कितने कितने प्रतिशत कितने लोग हैं, तो देश का हित न देख करके उस आधार पे समाज को बांटने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे अगर इसमें सरकार या बीजेपी बचना चाहती है तो हम इसका समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आज जो पार्टियां मांग कर रही हैं इस बात की, वो क्या कह रही हैं? उनका तर्क ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि OBC संवर्ग के लोग 40% हैं तो हम कल से 40% रिजर्वेशन की OBC के लिए मांग करेंगे। अगर देश में सारे वर्गों को कितने प्रतिशत है उसी हिसाब से देश की सारी चीजें तय कर दी जाएं और मेरिट का कोई स्थान ना हो तो देश का क्या हाल होगा, आप बताइए। ठीक बात। विपिन शर्मा जी, 2010 में लालू यादव समेत तमाम नेताओं द्वारा ये आवाज उठाई गई थी मनमोहन सरकार में, और उस दौरान मनमोहन सरकार ने इसे हालांकि स्वीकार भी कर लिया था। जून 2011 में तब के गृह मंत्री P चिदम्बरम जी ने इसकी घोषणा भी कर दी थी कि अप्रैल 2011 से और सितंबर 2011 तक की जो जनगणना है, जातिगत जनगणना कराने की बात कही थी उन्होंने। लेकिन उसके बाद जब सरकार 2014 में चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2015 में मोदी सरकार को, अगर उसी का जिक्र किया जाए तो 2015 में मोदी सरकार को उसके नतीजे घोषित करने थे, उस पर चर्चा करनी थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा किया नहीं कुछ। कांग्रेस तो चाहती थी, कांग्रेस तो कराने के लिए रेडी हो गई थी। नहीं, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है यहाँ पर, और यही हुआ था। लेकिन एक तरफ देखिए, एक जब मन से ये बात बोली जाती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक झंडा, एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश
एक राशन कार्ड। ये कोई आईपीएल मैच है कि आप अलग अलग टीमों में आप बंटवारा कर रहे हैं देश का, और क्रिकेट मैच चल रहा है कोई, आप यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम खेल रही है, चेन्नई है, सुपर किंग्स है। तो ये आप देश को 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं। चांद तारों पे चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करा था अभी कुछ समय पहले। पूरे देश की नहीं, देशवासियों की नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर थी हिंदुस्तान पर, अगर वो चंद्रयान 2 कामयाब हो जाता। उसके बाद आप देखें, हम लोग एक तरफ चांद तारों पर जाने की बात करते हैं, नए नए यहाँ पर आविष्कार हो रहे हैं, और हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, वो किसी से छुपा नहीं है। और यहाँ पर हम लोग एक नेताओं की बात करें तो वो जातिगत, फिर वही देश को दलगत राजनीति, और फिर वो जाति धर्म समुदाय। अभी कुछ वर्षों में हमने चुनावों के जब परिणाम देखे तो एक नया ट्रेंड उभर के आया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जहां सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, वहां पर ये देखा कि लोगों ने, एक आम आदमी ने, उत्तर प्रदेश के वासी ने जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ के अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया। तो यहाँ पर विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए आज, और यही अपेक्षा करती है, कान तरस जाते हैं एक आम आदमी के कि कब हमारे नेता जब हमारे साथ रूबरू होंगे चुनावी भाषणों में, जब वो आएंगे तो वहां पर वो अपना रोड मैप साझा करेंगे, अपनी रणनीतियां बताएंगे कि कैसे कैसे विकास के कार्य होंगे। यहाँ पर आधा समय तो आरोप प्रत्यारोप पे लग जाता है, आधा समय आप वोट बैंक की राजनीति शुरू कर देते हैं। तो ये चीज एक आम आदमी के गले नहीं उतरती। आम आदमी खुद वो मजबूर हो जाता है, वो बिल्कुल उसको समझ नहीं आता कि ये हमारे नेता हमारे को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और देखिए विवशता ही है ये, मजबूरन फिर आपको एक तरफ सबको, जब एक आप देख रहे हैं विपक्ष भी उस तरफ चल रहा है, आपने देखा कि कैसे ओबीसी बिल को लेकर सबकी सहमति बन गई, वहां पर हंगामा नहीं हुआ संसद में, वहां पर सबकी रजामंदी हो गई। और उसके विपरीत आप देख रहे थे कि कैसे जब चर्चा, प्रधानमंत्री बोल रहे थे मानसून सत्र के पहले, आग्रह करा कि आप विपक्ष को पूरा हक है कि आप हमसे तीखे सवाल पूछें, लेकिन शर्त ये कि आप कम से कम चर्चा तो होने दीजिए। जब आप संवाद ही नहीं होने देंगे तो आप कैसे समस्याओं का समाधान निकालेंगे? देश के पास चुनौतियों का भरमार है। यहाँ पर कोरोना काल में हमने जीत के देखा है, अभी उसके बाद भी हमने क्या सबक सीखे, क्या सीख ली हमने? हम लोग आज भी, हम 21वीं सदी में बैठकर हम लोग 2 कदम आगे लेते हैं, फिर 4 कदम पीछे चले जाते हैं। तो बहरहाल अभी इस समय देखिए, और आम आदमी की ताकत आप देखिए, आम आदमी की ताकत क्या है, जब वो बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के महापर्व जिनको चुनाव कहते हैं वहां पर अपनी जब भूमिका निभाते हैं, वहां अच्छे खासों के सुपड़े भी साफ हो जाते हैं, राजनीतिक दलों के, राजनीतिक पार्टियों के, और जिनकी उम्मीद नहीं होती उनको भी सत्ता पे काबिज कर देते हैं। तो ये बातें समझनी पड़ेगी सबको कि यहाँ पर आपको लोगों की क्या अपेक्षा है, लोगों की क्या उम्मीदें हैं। एक आम आदमी की, आम आदमी किस चीज का इंतजार करके बैठा हुआ है, उसकी आंखें किस चीज के लिए तरस रही है, कौन से विकास की तस्वीर वो देखना चाहता है, यहाँ पर अभी भी हम बात करते हैं। उसके बाद मैं इसी में एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इंदुकांत दीक्षित साहब ने जो बात बोली बिल्कुल बहुत बढ़िया है, इन्होंने जो विचार रखे मैं बिल्कुल पूरी तरह इनके साथ इत्तेफाक रखूंगा। यहाँ पर जब देखिए अभी जनसंख्या प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए जनसंख्या कानून को लेकर, वहां पर भी क्या हुआ, तो वहां लोगों को क्या, ये राजनीतिक दलों को समझाने की आवश्यकता है, इतने वरिष्ठ जितने राजनेता हैं देश के, कि यहाँ पर जब आपके संसाधन सीमित हैं, उसके बाद अगर आबादी पे आप नियंत्रण नहीं करते, जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं करते, तो किसका नुकसान है? हमारा सबका नुकसान है। संसाधन आपके उतने को उतने हैं और आबादी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ऐसी इस जगह सोच जाए तो बात समझ आती है, लेकिन ऐसे मुद्दे पे वहां पर एक मत बनती नहीं है, वहां पर राजनीति शुरू हो जाती है। वहां पर कुछ वोट बैंक को टारगेट करने के लिए लोग समझते हैं कि नहीं, ये सिर्फ अगर कानून की कोई पहल हो रही है, कोई एक नई पहल, कोई एक नया रिफॉर्म आ रहा है, तो वो सरकार की मंशा कुछ और है कि एक विशेष समुदाय, एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए। तो यहाँ पर इन सब मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। समय आ गया कि आप समझें कि इस समय की पुकार क्या है। 21वीं सदी आप हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं कि आप उसको पीछे ले जाना चाहते हैं? और सबको, और देखिए कितनी अच्छी बात प्रधानमंत्री ने बोली, लाल किले की पवित्र प्राचीर से 15 अगस्त को पहले बोलते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब उन्होंने इसमें इजाफा कर दिया सबका प्रयास। तो ये बहुत कुछ दर्शाता है। ये संदेश सबको समझ लेना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री अकेला क्या कर लेंगे। यहाँ पर तो सबका, सब नागरिकों को, सब देशवासियों को अपना योगदान देना पड़ेगा। आप आरोप लगाते हैं या तीखी टिप्पणी करते हैं, वो ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आपको हक है, लेकिन अपना योगदान भी देना चाहिए। आंदोलन करने के तो हम सड़कों पे निकल जाते हैं और शोर मचा देते हैं, हंगामे मचा देते हैं। आवाज को उठाइए, लेकिन अगर ये देखे जो मुझे दिखता है, कुछ सकारात्मक सोच होनी चाहिए। यहाँ पर देश हम सबका है, किसी ने पूछा नहीं कि आप कितने बड़े देश प्रेमी है, देशभक्त है। ये समझे, ये तो देखिए निश्चित बात है, जो देश में रहता है वो अपने देश से प्रेम करेगा ही करेगा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर सोच को भी वक्त आ गया कि सकारात्मक रखना पड़ेगा आपको। ठीक है विपिन जी, फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से अब जातिगत जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार को समय मिल गया है मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो अब इस बारे में चर्चा करेंगे। इंदुकांत दीक्षित जी आपके पास आएंगे। बात एक समझ में नहीं आती है ये भी कि अगर सरकार ये गिना सकती है कि हमने ओबीसी के 27 मंत्री को मंत्रिमंडल में जगह दी है, 12 मंत्रियों को दलित से हमने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है, अगर ये बता सकती है सदन के अंदर, इसकी होर्डिंग पूरे प्रदेशों में अलग अलग जगह लग सकती है, तो जातिगत जनगणना जब मंत्रियों की जनगणना हो सकती है जाति के आधार पर, तो लोगों की क्यों नहीं? भाई आप डिवाइड अगर करना चाह रहे हैं, डिवाइड तो आप वहीं से कर रहे हैं ना कि फलाने मंत्री इस जाति से है। डिवाइडेशन की आपने नींव तो रख दी, आधार तो रख दिया, तो अब आगे आप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसके 2-3 कारण हैं। पहले तो मैं एक रैदास जी का एक कोट है आपको बताना चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए। रैदास जी ने कहा था, जिनको बहुत प्रोग्रेसिव कवि माना जाता है, जन्म जात मत पूछिए, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। देखिए एक उदाहरण दूं मैं आपको, अभी ओलंपिक में हमारी टीम गई थी भारत की, क्या उसमें जातिगत गणना के आधार पर लोगों को भेजा गया था? और अगर भेजा जाता तो नीरज चोपड़ा क्या वहां से गोल्ड लेकर के आते? फिर तो होता कि भाई ओबीसी वर्ग के 40% वहां भेजो खिलाड़ी। क्या जैसे अभी विपिन जी ने एग्जाम्पल दिया आईपीएल का, भारतीय क्रिकेट टीम है, आईपीएल है, हॉकी टीम है, ओलंपिक की टीम है, क्या यहाँ जातिगत गणना कर करके उनकी ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं होता है। लेकिन इसका उदाहरण, आपके सवाल का जवाब मैं उदाहरण पे देना चाहूंगा, लेकिन जब एक बार क्रिकेट की टीम या हॉकी की टीम बन जाती है तो पूरे देश को सेटिस्फाई करने, चूंकि हमारे यहाँ कुछ लोग उस मेंटेलिटी के भी हैं, तो बताया जाता है कि हाँ देखिए भारतीय क्रिकेट टीम में 3 खिलाड़ी पूना के हैं, महाराष्ट्र के हैं, 2 खिलाड़ी तमिलनाडु के, साउथ इंडिया के हैं, 2 नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, एक कश्मीर से भी आ गया, उसकी खुशियां मनाई जाती हैं। तो ये करके एक तरह से आप उत्साहित करते हैं कि कोई बिछड़ा नहीं है, कोई छूटा बिछड़ा नहीं है, भूला बिछड़ा नहीं है। हमने सबको शामिल करके देश का जो एक फूलों का गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है। तो ये एक पॉजिटिव तरीका मैं मानता हूँ कि आपने, क्योंकि आप ही के जवाब में सुन लीजिए, सामान्य में कई लोग, तमाम सारे लोग आते हैं, जब सामान्य से लोगों को एंट्री मिलती है कैबिनेट में, तो उस दौरान ये क्यों बताया जाता है कि ये ब्राह्मण वर्ग के हमने लिया है, ये ठाकुर? आप कहिए ना कि हमने सामान्य से इतने लिए हैं, आप ब्राह्मण ठाकुर ये क्यों अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने इतने क्षत्रिय लिए, इतने वैश्य लिए, इतने ब्राह्मण लिए? कहीं भी जब बताया जाता है, देखिए कि जैसे आपने जो सवाल उठाया बहुत जेन्युइन सवाल है। मैंने कहा कि देखिए ये जो बताया जाता है लोगों को उत्साहित करने के लिए खेल में और बाकी क्षेत्रों में, लेकिन मंत्रिमंडल जब बनता है, देखिए अमेरिकन सिस्टम जैसे आप देखिए, वहां सिर्फ राष्ट्रपति का डायरेक्ट पब्लिक चुनाव करती है, इसीलिए वो बहुत पावरफुल भी होता माना जाता है। इसलिए नहीं कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो एक कारण है, लेकिन एक है कि वो जनता से डायरेक्ट इलेक्टेड होता है। हमारे यहाँ जबकि प्रधानमंत्री सांसदों को लोग चुनते हैं, सांसद चुन के लाता है उनको, तो इसलिए उसका जो पावर जनता का जनप्रतिनिधि होने का होता है वो उतना नहीं पावरफुल माना जाता हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के कारण, ठीक है ना। तो उसमें देखिए जब अमेरिका में वो अपनी टीम बनाते हैं तो एक्सपर्ट को उठा के देश के सबसे बड़े वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, सबसे बड़े एक्सपर्ट को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाते हैं, और इस तरह का एक विशेषज्ञों की टीम बनती है तो देश विशेषज्ञ चलाते हैं। देश एक पर्टिकुलर जाति धर्म नहीं चलाता है, वो विशेषज्ञ, हम कहते हैं कि 100% SC ST हो, 100% OBC हो, हम अपने विभिन्न वर्गों को इतना योग्य बनाए कि एक वर्ग के ही सारे योग्य लोग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश में देश चलाने की जब भी बात होती है तो सबसे ज्यादा योग्य लोग चलाएं। देखिए इसका एक दूसरा उदाहरण दूं मैं आपको। आज अगर आपको बताया जाए कि देखिए ये एम्स का डॉक्टर है, इससे सर्जरी करानी है, तो आप उसकी जांच पूछने जाएंगे? नहीं पूछने जाएंगे, लेकिन बताया जाएगा कि ऐसे हॉस्पिटल का डॉक्टर है। बस एक सेकंड रोकेंगे आपको इंदुकांत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर डॉक्टर के पास हम जाएंगे इलाज कराने तो उससे जाति उसकी कास्ट नहीं पूछेंगे, हम अपना इलाज कराएंगे। अगर देश का विकास करना है, अगर प्रदेश का विकास करना है तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो ओबीसी वर्ग से आ रहा है वो विकास कर पाएगा, ये वो जनरल कैटेगरी से आ रहा है वो विकास कर पाएगा।
विकासशील व्यक्ति कौन है, विकास पुरुष कौन है, कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है, कौन अत्याचारी नहीं है, हमें उसको कैबिनेट में दर्जा देना है। हमें अपराधी माफियाओं को कैबिनेट में दर्जा नहीं देना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब ये तंत्र चलता रहेगा, ये व्यवस्था चलती रहेगी कि हम जाति के आधार पर इसको मंत्री बना रहे हैं और मंत्रिमंडल बना दिया, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि इतने ब्राह्मण को भी हमने दिया है जगह, इतने राजपूत को भी दिया, इतने भूमिहार को दिया, इतने कायस्थ को दिया है। ये रेट्रोग्रेसिव मानसिकता है, इससे देश नहीं चलेगा और इस मानसिकता से हमें निकलना पड़ेगा। और एक अंतिम बात इस बात की कहना चाहूंगा, आपसे केवल इतना जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये जो डंका पेट रही है, जो होर्डिंग लगा रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है? केवल इतना जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल गलत कर रही है, ये राजनीति है। अगर वो ये बता रहे हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में इतने जाति के लोग हैं, इस जाति के लोग हैं, ये बिल्कुल देश हित की बात नहीं है, देश को आगे ले जाने की बात। लेकिन होता क्या है कि जब 100 लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रोपोर्शनेट जनता का जनसंख्या का बंटवारा कर दो, उस प्रोपोर्शन में एक जन तो कहते हैं यूपी में कि जितने तरह की जातियां हैं उतने चीफ मिनिस्टर्स बनाए जाए 5 साल के शासन में। तो ये इस तरह के जब सोच के लोग होते हैं तो कुछ कुछ राजनीतिक नेता की चालें लोगों को चलनी पड़ती हैं, लेकिन इसका समर्थन कभी भी राष्ट्र हित में नहीं किया जा सकता है। ठीक बात। आएंगे विपिन शर्मा जी आपके पास, आपसे भी सवाल यही लेंगे। सवाल यही है लेकिन थोड़ा सा घुमाव ज्यादा है। घुमाव ये है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात का दावा करती है कि पिछड़े वर्ग से अगर प्रधानमंत्री किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अमित शाह जी भी ये बात को कह चुके हैं, लेकिन शायद उन्हें जानकारी नहीं, उससे पहले भी देश के पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और ये दावा खुद प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, अपनी जाति बताते हैं वो कि हम पिछड़े नहीं अति पिछड़े से हैं। 2019 के बयान में आपने सुने होंगे कि जब मायावती ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे तो उस दौरान उन्होंने अपनी साफ सफाई दी थी और उन्होंने कहा था कि नहीं मैं पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा हूँ। और वो कहते हैं कि इन जाति धर्म में हमें मत घसीटो। और उन्हीं के मंत्री सुशील मोदी सदन के अंदर बताते हैं कि हमने 27% मंत्रियों को, ओबीसी मंत्रियों को जगह दी है मंत्रिमंडल में। बताइए अब। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इसमें कोई भी इससे अछूता नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता, वरिष्ठ या छोटा या बड़ा, तो हर कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। और हर बात देखिए, सबसे ज्यादा जिस बात से दुख होता है कि हर एक बात राजनीति से प्रेरित है, हर एक बात वोट बैंक से प्रेरित है। कि आपको नेताओं को वोट बैंक दिखता है अपना, कि किसी भी तरह से वोट, एक तबका समाज का एक उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, तो इसलिए सब लोग कूद जाते हैं मैदान में। जहां देखते हैं कि रिझाने का मौका आता है और रहनुमा बनने की होड़ लग जाती है, यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि देश, पहले देश बड़ा कि पहले जाति बड़ी। सबसे पहले आपका धर्म क्या है कि आपका धर्म, आपका दायित्व, आपका कर्तव्य अपने देश की तरफ है। मानवता सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, पहले भारतीय हैं, पहले हिंदुस्तानी है, हमें फक्र होना चाहिए। कब हमें नाज होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। और कोरोना में हमने जी के देखा, लाशों के अंबार लग गए। दूसरी जो ये लहर आई वो लहर नहीं थी, वो सुनामी बन के आई। लाशों के अंबार लग गए, कब्रिस्तान और शमशान घाटों में लंबी कतारें लगी। उसके बाद भी हमने क्या सबक सीखे? यहाँ पर हम बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि देखिए कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हैं, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई। पिछली बारी प्रधानमंत्री ने एक आह्वान करा कि ताली थाली बजाएंगे, तो वहां पर बोला देखिए कैसे प्रधानमंत्री है, ताली थाली बजाने के लिए बोल रहे हैं। जो लोग ये कटाक्ष कर रहे थे वो ये भूल गए कि प्रधानमंत्री ने अपने लिए नहीं बोला, या ना सरकार के लिए बोला, उन महान कोरोना योद्धाओं के लिए बोला जो जान की बाजी लगाकर ग्राउंड जीरो पर खड़े थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक आम आदमी महफूज रहे। हर एक बात में राजनीति आ जाती है, ये बहुत दुखद बात है। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि हर एक, कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। हर एक इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक छोटा सा सवाल और आपसे लेंगे। फिलहाल बता दें कि बहुत अच्छी बात थी ताली और थाली बजाने की, लेकिन जिस तरीके से जगह जगह ये भी देखा गया था कि डॉक्टरों के ऊपर फूल की वर्षा की गई थी हेलीकॉप्टरों से, लेकिन डॉक्टरों को इतनी सरकारें ध्यान कहाँ देती हैं, कैसे देती हैं? फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से चर्चा हो रही है और ये खेल खेला जा रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के, मुझे लगता है कि सारे दल केवल एक खेल खेल रहे हैं और वो है अपने वोट बैंक की राजनीति, और उसी पर सभी राजनीतिक दल